नमस्कार दोस्तों, सोशल इन्फो चैनल पे मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं रिव्यू देने वाला हूं वो एसजेएम हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर नोएडा सेक्टर 63 जो कि शनि मंदिर के पास में है। छिजारसी विलेज में पड़ता है ये हॉस्पिटल और ये हिंडन नदी के पास में है। ठीक है, नोएडा सेक्टर 63 शनि मंदिर के पास में ये हॉस्पिटल है, एसजेएम हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। दोस्तों, रिसेंटली मेरी वाइफ का जो है वो डिलीवरी हुआ, तो मैंने उसी अस्पताल में करवाया था। तो वहाँ पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या उस हॉस्पिटल का रिव्यू है, वो आपको एक जेन्युइन और एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं यहाँ पे आपको दूंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात तो जब मैं वो हॉस्पिटल गया, मैं रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास में गया था। ठीक है, तो इमरजेंसी वार्ड में गया था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी तो गया था। तो जो इमरजेंसी वार्ड में जो स्टाफ हैं, ठीक है, तो उनका बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जो है सो थोड़ा रूडली बात किया था, बहसबाजी जिसे कहते हैं उस तरह से उन्होंने बात किया था। ठीक है, बाकी डॉक्टर की बात की करूँ मैं तो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो ओपीडी में बैठती हैं, डॉक्टर स्मृति और दूसरा है डॉक्टर पुष्पा कौल। तो जो डॉक्टर पुष्पा कौल हैं वो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास में और वो आपको उस हॉस्पिटल का संचालन भी करती हैं। ठीक है, 44 इयर्स का जो मैंने देखा था वेबसाइट पे, 44 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस भी है। और जो डॉक्टर स्मृति है वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी ओपीडी में बैठती हैं। यानी कि ओपीडी में आपको 2 डॉक्टर मिलते हैं आपको देखने को, एक तो पुष्पा कौल मैम और दूसरा डॉक्टर स्मृति। दोनों डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आपसे जो है सो बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत ही अच्छा। आपको उसमें कोई इशू नहीं है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं उस हॉस्पिटल में, जो भी डॉक्टर हैं। नर्सिंग स्टाफ भी लगभग आपको सारे नर्सिंग स्टाफ आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छे से टेक केयर करते हैं हर चीज़ को। पर कुछ नर्सिंग स्टाफ जो हैं वो केयरलेस उनके अंदर में है वहाँ भी, क्योंकि सारे अच्छे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नर्सिंग स्टाफ जो है वो उनका जो है सो बात करने का तरीका थोड़ा सा रूड लगा और कुछ जो है वो थोड़ा केयरलेस भी। जैसे कि अगर कोई इंजेक्शन लगना है, ठीक है, अब वो इंजेक्शन आपने लगा के गया, वो इंजेक्शन ख़त्म जो है सो हो गया तो दोबारा आपको लगाना है, वो बेल बजाया उसके बाद भी आप नहीं आ रहे हैं। ठीक है, या अगर आप कहीं दूसरे वार्ड में गए हैं तो फिर आए तो आपको चेक करना चाहिए कि हाँ कहाँ से बेल बजा था, वहाँ पे जाकर के देखना चाहिए। तो इस तरह का है, कुछ केयरलेस भी हैं और कुछ जो है सो बहुत अच्छे हैं नर्सिंग स्टाफ में। बाकी डिलीवरी जो है सो वहाँ पे ज़्यादातर डिलीवरी जो है वो सिजेरियन करके होता है। नॉर्मल डिलीवरी जो है सो वहाँ पे कम होता है, जो मैंने हॉस्पिटल में देखा। ठीक है, तो सिजेरियन करके अगर डिलीवरी करना है तो बेस्ट है मेरी नज़र में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आईवीएफ के द्वारा भी डिलीवरी किया जाता है, तो डिलीवरी का यानी कि वहाँ पे एक्सपर्टीज़ है, तो ज़्यादातर वहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी होता है। डॉक्टर वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और जो वहाँ पे चार्जेज हैं, अब जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल का होता है, प्राइवेट अस्पताल में तो आप समझते ही हैं इलाज आपको अच्छा मिलता है, पर जो आपको वहाँ पे चार्जेज लगते हैं वो आपको हाई चार्जेज लगते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के समय में हॉस्पिटल जो है वो एक चिकित्सा का केंद्र मात्र नहीं रह गया है। हॉस्पिटल आपको जो है सो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, धंधा बन गया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मुहैया करा रहे हैं तो उसके बदले में आपसे हैवी अमाउंट आपसे चार्ज भी कर रहे हैं और लगभग ये सारे प्राइवेट अस्पताल का वही स्थिति है। जब उनके पास में पेशेंट जाते हैं तो वो ये देखते हैं पेशेंट्स को कि भाई इनको ये प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा उनका फोकस रहता है कि इन पे जो है सो कितना का बिल जो है सो बनाया जाए इनसे वसूला जाए और उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं, आपको जो है सो एडमिट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, और अच्छा खासा आप पे बिल बनाते हैं। ये लगभग आपको सारे प्राइवेट अस्पताल का वही हाल है। ठीक है, तो वहाँ पे भी चार्ज काफ़ी ज़्यादा लिया गया, तो उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, जब आपके साथ में प्रॉब्लम हो और आपके पास में ऑप्शन भी तो नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है सो आप एक मिडिल क्लास के लिए जो है सो जाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। वहाँ पे इतना भाग दौड़, हर चीज़ के लिए लाइन में खड़ा होना, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ का केयरलेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख करते हैं, और प्राइवेट अस्पताल में जो है सो हैवी चार्जेस लिया जाता है, तो वो हमें झेलना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो चार्जेज हैं वो क्या है, डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में या सिजेरियन में, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम लेते हैं तो उसका चार्जेज है 70,000 का पैकेज है, 70, ठीक है, 70,000 का पैकेज है सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम में, ठीक है। ट्विन शेयरिंग रूम का जो है वो 50,000 है। ये मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी में बता रहा हूँ, सिजेरियन में नहीं। अगर आप ट्विन शेयरिंग रूम लेते हैं, ठीक है, तो उसका 50,000 चार्ज है। और अगर आप जनरल वार्ड लेते हैं तो उसका चार्ज है 40,000 रुपीज़, यानी कि 40,000 रुपये, ठीक है। ये आपको नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज है। वही आप सिजेरियन डिलीवरी में आ जाइए तो सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम का 75,000, ट्विन शेयरिंग रूम का 55,000 और जनरल वार्ड का 45,000, ठीक है। मैंने इनका जनरल वार्ड देखा, काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा रहता है। स्टाफ जो है सो टाइम टू टाइम जो है सो उसको सफाई करते हैं, क्लीन रखते हैं, तो इनका जनरल वार्ड भी अच्छा है। और ट्विन शेयरिंग है, उसमें 2 बेड होते हैं, ठीक है। मैंने तो दोनों का जो है सो वहाँ पे लिया था, जनरल वार्ड भी और ट्विन शेयरिंग भी, दोनों मुझे अच्छा लगा। बस ट्विन शेयरिंग वाले में एक दिक्कत मुझे लगा कि जो डबल बेड वाला है ट्विन शेयरिंग, तो उसमें जो है सो कोई, अब जैसे 2 पेशेंट है तो वहाँ पे बीच में एक पर्दा तो होना चाहिए एटलीस्ट, तो पूरा ओपन है। क्योंकि क्या होता है कि अब जो दूसरा पेशेंट है उसके साथ भी जो है सो फैमिली आए होते हैं, तो प्राइवेट वाले में क्या होता है, अंदर में फैमिली के लिए भी जो है सो बैठने के लिए, लेटने के लिए वहाँ पे बेड लगा होता है, साइड से सोफ़ा लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे रहते हैं। तो एटलीस्ट जो है उसको कवर करने के लिए होना चाहिए, जो कि जनरल वार्ड में था कि हर बेड को जो है पूरा कवर करने के लिए पर्दा लगा हुआ था, पर प्राइवेट रूम में ऐसा नहीं था। तो ये मुझे कमी लगी, जो कि होना चाहिए प्राइवेट वार्ड में भी वो कवर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 पेशेंट है, दोनों पेशेंट के फैमिली आते हैं, ठीक है। तो आपको वह यहाँ पे सिजेरियन में आपको, अगर आपको ट्विन शेयरिंग रूम चाहिए आपको, तो उसमें 55,000 रुपये यानी 55,000 रुपीज़, और जनरल वार्ड का 45,000 रुपीज़ लगता है, ठीक है। और रिपीट सिजेरियन डिलीवरी, अगर रिपीट सिजेरियन डिलीवरी है उस केस में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम का 85,000, ट्विन शेयरिंग रूम का 65,000, जनरल वार्ड का 55,000, ठीक है, रिपीट सिजेरियन डिलीवरी में। अब देखिए पैकेज में इंक्लूड क्या क्या है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पैकेज में आपको बेड चार्ज, नॉर्मल डिलीवरी में आपको 2 days एंड 1 night, ठीक है। सिजेरियन डिलीवरी में 3 days एंड 2 nights, नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनएसटी आफ्टर एडमिशन ये इंक्लूड है, गायनेकोलॉजिस्ट फीस, नर्सिंग फीस, एनेस्थीसिया फीस, ये सारी चीज़ें जो है सो पैकेज में इंक्लूड है। कंसल्टेशन विजिट चार्ज अप टू पैकेज लिमिट, ठीक है, कंसल्टेशन विजिट चार्ज अप टू पैकेज लिमिट, पैकेज लिमिट के अकॉर्डिंग जो है सो कंसल्टेशन विजिटिंग चार्ज इंक्लूड है। ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी चार्ज, लेबर रूम चार्ज, इंडक्शन चार्ज, ये सारा चीज़ इंक्लूड है। राउंड द क्लॉक ड्यूटी डॉक्टर्स इंक्लूड है। डाइटिशियन रिकमेंडेशन पेशेंट डाइट इंक्लूड है। बेबी ड्रेस 1 पेयर यहाँ पे इंक्लूड दे रहे हैं, पर मुझे नहीं मिला, ठीक है। ड्रेस जो है वो 1 पेयर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, पर वो चीज़ मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। अब पैकेज एक्सक्लूशन, पैकेज में इंक्लूड क्या नहीं है, यानी कि मान लो आपने अगर कोई पैकेज लिया है, ठीक है, जनरल वार्ड का लिया है, अगर मान लो सिजेरियन के केस में आपने जनरल वार्ड का अगर लिया है तो उसमें आपको 45,000 पड़ रहा है,
ठीक है। तो उस पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है वो मैंने आपको बता दिया, और क्या इंक्लूड नहीं है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल्स approximately 6,000 for normal delivery and approximately 10,000 सीजरियन डिलीवरी। यानी कि जो मेडिसिन्स आपको दी जाएगी, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में 6,000 तक और सीजरियन में 10,000 तक, ठीक है, ये आपको पैकेज में इंक्लूड नहीं है। डायग्नोस्टिक सर्विस, ठीक है, डायग्नोस्टिक सर्विस जैसे कि लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, ये इंक्लूड नहीं है। डिलीवरी ऑफ ट्विंस 30% एक्स्ट्रा ऑन टोटल पैकेज, यानी अगर ट्विन डिलीवरी होता है उस केस में आपको 30% एक्स्ट्रा ऑन टोटल पैकेज, टोटल जो पैकेज है उसमें 30% एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा अगर ट्विन डिलीवरी होता है तो। डिलीवरी ऑन स्पेसिफिक मुहूर्त डे या गैजेटेड और पब्लिक हॉलीडेज और 30% एक्स्ट्रा ऑन टोटल पैकेज। अगर आप कोई मुहूर्त के हिसाब से डिलीवरी करवाना चाहते हैं या स्पेशल या पब्लिक हॉलीडेज पे, तो आपको 30% एक्स्ट्रा चार्ज ऑन टोटल पैकेज पे है। एनी अदर सर्जिकल ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर डिलीवरी के दौरान अगर कोई अदर जो है सो सर्जरी करना पड़ जाता है उस केस में 50% ऑफ चार्ज ऑफ द सर्जरी, सर्जरी का जो भी चार्ज होगा उसका 50% आपको लगेगा। न्यूनेटल ICU, NICU एंड नर्सरी चार्जेज इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर NICU में बच्चे अगर जो है सो एडमिट होता है तो उसका चार्ज आपको लगेगा। ऑक्सीजन इफ़ रिक्वायर, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लगेगा, उसका चार्ज आपको अलग से पे करना होगा। असिस्टेंट सर्जन फीस इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कोई सर्जन को जो है सो असिस्टेंट सर्जन की अगर रिक्वायर होती है तो उसका आपको अलग से फीस है। हाई रिस्क या इंटेंसिव ड्यूटी डॉक्टर्स, ठीक है, हाई रिस्क के केस में जो है सो उसके लिए आपको जो है सो इंटेंस विजिट ड्यूटी डॉक्टर, उसके लिए अलग से चार्ज है। एक्सटेंडेड स्टे ओवर पैकेज लिमिट, तो जो भी लिमिट है इनके पैकेज में कि इतने दिन तक का आप जो स्टे कर सकते हैं, उससे अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो उसका अलग से चार्ज पे करना होगा। अदर स्पेशलिटी डॉक्टर विजिट इफ़ रिक्वायर्ड, और कोई अदर स्पेशलिटी डॉक्टर की नीड होती है, विजिट करते हैं, उसका अलग चार्ज है। एम्बुलेंस चार्ज अलग है। और बेबी एक्सपेंस में देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन इन नर्सरी RS 6,500 अप टू 4 आवर्स, नर्सरी में जो 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है NICU में बच्चे को, उसका चार्ज आपको 6,500 रुपये है, ठीक है, जिसमें इंक्लूड है थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH टेस्ट, ब्लड ग्रुप टेस्ट, ठीक है, ये आपको इंक्लूड है 6,500 में। 4 घंटे के लिए अगर ऑब्जर्वेशन के लिए रहते हैं बच्चे NICU में तो। वैक्सीनेशन का चार्ज है आपको 1,500 रुपये, और OAE टेस्ट ये आपको 2,500 का है, ये सब आपको अलग से पे करने होंगे। अब NICU का जो चार्ज है, NICU बेबी ICU चार्ज इफ़ रिक्वायर्ड, अगर मान लो ये तो आपको जो चार्ज मैंने बताया 6,500 प्लस वैक्सीनेशन का 1,500 प्लस 2,500, ये हो गया OAE टेस्ट। तो जब बच्चे का जो है सो जन्म होता है, बर्थ होता है, उस समय आपको जो चार्ज देने पड़ेंगे बच्चे के लिए, अगर वो NICU में 4 घंटे के अंदर में ही जो है सो ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था, उस कंडीशन में आपको लगभग 10,500 रुपये पड़ेंगे। 6,500 रुपये 4 घंटे के प्लस 1,500 रुपये आपको वैक्सीनेशन के, और OAE टेस्ट का आपको 2,500 रुपये, यानी कि लगभग 10,500 रुपये आपको चार्ज लगेंगे बच्चे के जन्म लेने के बाद, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा उसको जो है सो बच्चे को वहाँ पे रखने की आवश्यकता पड़ जाती है NICU में, देन लेवल 1 का चार्ज जो है वो 6,500 रुपये पर डे का, प्लस मेडिसिन, प्लस इन्वेस्टिगेशन, प्लस डॉक्टर विजिट, ठीक है। और ये आपको लेवल 1 में, और लेवल 2 में आपको पर डे का आपको 9,500 प्लस मेडिसिन, प्लस इन्वेस्टिगेशन, प्लस डॉक्टर विजिट, ठीक है। तो ये आपको चार्जेज हैं NICU के। यानी कि मेरी बच्ची जो है वो SJM हॉस्पिटल में जो है सो लगभग 15 दिन एडमिट रही थी,
और पर डे का जो चार्ज इन्होंने लगाया है लगभग आपको 9-9.5 रुपये का लगाया है, यानी कि आप 10,000 मान सकते हैं कि पर डे का आपको चार्ज है NICU का। अब मेरे हिसाब से NICU का चार्ज जो 10,000 रुपया है ये बहुत ही ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। एक आम आदमी के लिए जो है सो पर डे का 10,000, और अगर आपको वहाँ पे एडमिट करवाने की आवश्यकता पड़ जाए 10 दिन की, 12 दिन की, 15 दिन की, तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख रुपये जो है सो चार्ज बन जाता है, जो कि अरेंज कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पर अब प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गए हैं तो ये लोग चार्ज तो बनाएंगे, बहुत बड़ा जो है सो बिजनेस है तो ये तो बनाएंगे। उन्हें पता है आपका इमोशन, आप पेरेंट्स हो, आप फैमिली मेम्बर जो है सो आपके घर के फैमिली मेम्बर आपके एडमिट है, पैसे आप कहीं न कहीं से आप व्यवस्था करके लाओगे ही, चाहे उसके लिए आप घर बेच दो या खुद को बेच दो या जहाँ से भी करके दो, आप उसको जो है सो करके दोगे ही, ठीक है। तो ये बस अपना जो है सो जितना तक ये बिल बना सकते हैं, ठीक है, उतना तक ये बिल बनाते हैं। तो जो मेरी बच्ची का इन्होंने जो है सो जो टोटल बिल बनाया था 15 दिन जो है वहाँ पे एडमिट रही थी, जिसमें इन्होंने 1,30,000 का लगभग इन्होंने बिल बनाया था, ठीक है। अब 1,30,000 का जो है सो बिल बनाया, पर डे का जो है सो इन्होंने जो है सो 9,000 रुपया जो है सो इन्होंने बिल बनाया था। तो मेरा जो है वो TPA के द्वारा था, ठीक है, कंपनी का जो है सो मेडिक्लेम था, तो इसलिए मेरा जो है सो जान बच गया। पर जान बचेगा क्या, आप समझ सकते हैं कि अब TPA में क्या होता है कि लिमिट होता है एक अमाउंट का, कि इतना अमाउंट तक आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, इसके ऊपर का अमाउंट आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो उसके अंतर्गत कुछ जो है सो TPA के द्वारा जो है सो पेमेंट हुआ, कुछ हमको अपने पॉकेट से करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि 100% जो है सो TPA से हो गया। और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी वाइफ का, तो उसमें तो मुझे सो लगभग 90% मुझे सो अपने पॉकेट से ही करना पड़ा था, क्योंकि मैटरनिटी का लिमिट जो है सो बचा नहीं था। उसमें ऑलरेडी जो है उससे पहले कॉम्प्लिकेशन हुआ था, तो 2-4 दिन के लिए एडमिट रहना पड़ा था, तो इसमें इन्होंने मैटरनिटी लिमिट को ख़त्म कर दिया था 35,000 का बिल बना के, ठीक है। तो उसमें जो है सो बचा नहीं था, तो वो मुझे कैश में ही पूरा करना पड़ा था। बच्चे में जो है सो उसमें मुझे अब कुछ अपने पॉकेट से करना पड़ा, कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने किया, कुछ मैंने अदर जो है सो मेडिक्लेम लगाया जब वो ख़त्म हो गया लिमिट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट करवाना पेशेंट को, ठीक है। और अगर मान लो उसका लिमिट भी ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको अपने पॉकेट से करना पड़ता है। अब इनको तो जो है सो अपना बस बिल बनाना रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बच्ची को वहाँ पे मैक्स टू मैक्स 7 डेज तक जो है सो एडमिट रहने की आवश्यकता थी, या उससे भी कम, पर इन्होंने 15 दिन रखा। 15 दिन इसलिए रखा क्योंकि इन्हें पता था कि भाई TPA के द्वारा है तो क्या दिक्कत है, अपना जो है सो बिल तो जो है सो अपना बन ही जाएगा। अब ये उसको रोकने के लिए जो है सो बच्चे को NICU में रोकने के लिए कोई ना कोई आपको बहाना बताएंगे कि बच्चे का जो है सो ग्रोथ अभी रुका, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, तरह तरह की प्रॉब्लम बताते हैं, जो कि मुझे भी बताया गया। तो आपको जो है सो रुकना पड़ेगा। अब पहले तो इन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन रोकना पड़ेगा, फिर जो है सो 3-4 दिन हो गया तो 3-4 दिन और रोकना पड़ेगा। मतलब 3-4 दिन इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 3-4 दिन करते करते इन्होंने 15 दिन खींच लिया। और 15 दिन में क्या होता है कि अब मान लो मुझे तो 15 दिन का जो है सो मुझे लीव लेना पड़ गया कंपनी से, वो तो मुझे लीव लेना पड़ गया। उसके बाद जो है सो 15 दिन तक आपके माइंड में टेंशन है, क्योंकि आपके बच्ची जो है सो एडमिट है, ठीक है। अब वाइफ का तो जो है सो डिस्चार्ज आपको 3 दिन में ही इन्होंने कर दिया, उनका भी ऑपरेशन करके डिलीवरी हुआ है। अब घर का भी टेंशन, हॉस्पिटल में है बच्चे, उसका भी टेंशन, तुरंत भाग के हॉस्पिटल जाओ, तुरंत भाग के घर पे आओ, क्योंकि घर पे भी पेशेंट है, हॉस्पिटल में भी पेशेंट है। अब दोनों जगह अकेले आपको भाग दौड़ करना है। कंपनी से आप जो है सो छुट्टी ले लिए हो। अब आप जब शहर में रहते हो तो आपका हर चीज़ तो जो है सो सैलरी पे चलता है, सैलरी आपको आ नहीं रही है क्योंकि आप छुट्टी लिए हुए हो, सैलरी आपको ऐसे ही दिक्कत है, लाखों रुपए ऐसे ही आपको हॉस्पिटल में लग गए हैं। अब हर तरफ से आपको इतनी परेशानी हो जाती है, पर इस सब चीज़ से जो है सो हॉस्पिटल को या डॉक्टर्स को कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें मतलब रहता है बस अपना बिल बनाना है, उनका हॉस्पिटल का जो रेगुलेशन है बिल बनाना है अच्छा से, तो बस बिल बनाएंगे वो। आप किस कंडीशन में हो, किस सिचुएशन में हो, कैसे आप सारी चीज़ों का सामना कर रहे हो, इससे डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल को कोई मतलब नहीं है,
ठीक है। तो ये उन्होंने किया। देखिए अब आप ही एक बात मुझे बताइए कि पर डे का चार्ज 10,000 रुपये NICU के ले रहे हैं, क्या ये सही है? अगर मान लो मेरे बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहा, 15 दिन तक पूरे नहीं रहा मेरे बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पे, 6 से 7 दिन तक वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थी। अब आप ऑक्सीजन का पर डे का आप जोड़ लो, खर्च कितना होगा? 1,000-1,500। एक नर्सिंग स्टाफ जो कि 24 आवर्स उसका मॉनिटर कर रहा है, उसका चार्ज पर डे का कितना होना चाहिए? 1,000 रुपये मान लो। रूम का चार्ज आप कितना लोगे? 1,000 रुपये मान लो पर डे का। तो 10,000 रुपये आप चार्ज लेते हो। उसमें भी जो है सो ऑक्सीजन आपको जो है सो 7 दिन के बाद आपको आवश्यकता नहीं थी। 7 दिन के बाद एक्चुअली आपको डिस्चार्ज करने की आवश्यकता थी, पर क्योंकि आपको बिल बनाना था, ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि भाई इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और इंश्योरेंस कंपनी जो पे नहीं किया, बाकी अमाउंट तो मुझे पे करना पड़ा खुद से। उसका क्या? मेरा जो कंपनी में 15 दिन का छुट्टी लगा, उसका क्या? 15 दिन तक जो मैं मेंटल ट्रॉमा में रहा, उसका क्या? कुछ नहीं। तो कहने का मतलब मेरा बस ये है कि ये एक चीज़ होती है कि सबसे बड़ा दिक्कत होता है। आज फार्मास्यूटिकल कंपनी और हॉस्पिटल्स का जो बिजनेस व्यू होता है, ठीक है, जो उनका स्ट्रेटजी होता है पैसे कमाने का, ज़्यादा पैसा बनाने का, उसका बात ही क्या किया जाए। वहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर में मेडिकल दवा खाना जो रहता है, वहाँ पे जो आप दवा लेते हो, इतना वो हाई चार्ज लेते हैं, मतलब कि एक दवा पे 3 गुना चार्ज लेते हैं। मैंने देखा कुछ दवा मैंने हॉस्पिटल में वहाँ पे जो मैंने लिया था, बाद में वही दवा जब मैं बाहर से लिया तो जितना मुझे बाहर में पड़ा उसका 3 गुना मैंने देखा कि हॉस्पिटल में उसका चार्ज लिया गया हमसे, और दवा का चार्ज अलग से ले गया, वो पैकेज में इंक्लूड नहीं था। और बच्चे जो हॉस्पिटल में रहे तो 15 दिन तक जो भर्ती एडमिट रहा, तो उसमें जो है सो जो भी उसका मतलब कि मिल्क हो गया, डायपर हो गया, ये सारी चीज़ मुझे सो अलग से वो हमसे पे करवाए। बोला उन्होंने कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है भाई। और दूसरी चीज़, ये जब 15 दिन तक एडमिट रखे, उसके बाद इन्होंने विदिन 5 डेज के अंदर में इन्होंने फॉलो विजिट लिखा था डिस्चार्ज करते समय कि आपको 5 दिन के अंदर में फॉलो विजिट के लिए आना है, ताकि ये चेक करेंगे कि बच्चे को 15 दिन तक NICU में भर्ती था, और उसके बाद जो है सो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में जाने के बाद बच्चे पे कोई बैड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, या उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है उससे वो सही तो है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। यही सब वो देखने के लिए, चेक करने के लिए फॉलो अप विजिट के लिए बुलाते हैं। तो जब आप फॉलो अप विजिट के लिए बुला रहे हो, जब पेशेंट 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा है, आपने 1.5 लाख का लगभग आपने बिल बनाया है, और उसके बाद फॉलो अप विजिट में आप बोलते हो कि आप इसका जो है सो एक पर्ची कटा लो, मतलब कि डॉक्टर के फीस का जो है, डॉक्टर ने खुद बोला मुझे, डॉक्टर आनंद, देखिए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बच्चे का डॉक्टर हैं, SGM हॉस्पिटल में डॉक्टर आनंद बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उसमें मुझे उनके डॉक्टरी पे मैं बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाता। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ अच्छा है। और वो जो हॉस्पिटल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसी को वो फॉलो कर रहे होंगे, तो मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ पर्सनली, मैं हॉस्पिटल को बोल रहा हूँ, जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम है उस पर मैं बोल रहा हूँ कि जब पेशेंट 15 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती था, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, ठीक है, और उसके बाद आप फॉलो अप विजिट के लिए बुला रहे हो, सिर्फ देखना है कि बच्चे ठीक है, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्होंने चेक किया, वजन किया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टू टाइम दूध देते रहिए, सब ठीक है। भाई हमको क्या ज़रूरत था लाने का? बच्चे मेरे घर पे थे, मुझे पता था कि बच्चे सही है। घर पे आए तो बच्चे, मैंने देखा कि भाई बच्चे ठीक है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है सारा चीज़। वही चीज़ आपने वहाँ पे चेक करके बताया कि हाँ सब ठीक है, बस टाइम टू टाइम दूध देते रहिए, ठीक है। पर उसके लिए आपने जो है सो चार्ज लिया मुझसे कि आप पर्ची कटवा लो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप जब 15 दिन तक भर्ती लगा रखा, ऑलरेडी आपने 1.5 लाख का आपने चार्ज बना लिया है, अब आप उसको बस फॉलो अप विजिट के लिए, बस चेक देखने के लिए आप बुलाते हो कि सब ठीक तो है, उसके लिए आप जो है सो डॉक्टर आप फीस लेते हो, कम से कम 1 जो आप फर्स्ट विजिट लिखे वो तो फ्री होना चाहिए, उसमें तो कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, कोई प्रॉब्लम की वजह से मैं बच्चे को नहीं लाया था, बच्चे सब ठीक थे, कोई इशू नहीं था, उसके बाद भी आप चार्ज ले रहे हो,
ठीक है। यानी कि हर तरफ से आप एक गार्जियन को आप लूट रहे हो, चूस रहे हो, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो। समझता अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से मैं लेके आता तब मुझे डॉक्टर का पर्ची कटवाना पड़ता तो वो अलग बात होती, ठीक है। पर मैं ऐसे ही फॉलो विजिट के लिए आता हूँ, ठीक है, वो भी 5 दिन के अंदर में आता हूँ, उसके बाद आप चार्ज लिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे एसजेएम अस्पताल में एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो डॉक्टर के चैम्बर में ही था, ठीक है। यानी कि जो स्मृति मैम है या पुष्पा मैम है, ये खुद जो है अपने चैम्बर में ही पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, ठीक है। खुद अल्ट्रासाउंड करते हैं, खुद रिपोर्ट बनाती हैं, कहीं भेजते नहीं है। जैसे बहुत हॉस्पिटल में रहता है, भले ही रहता है हॉस्पिटल के अंदर में ही अल्ट्रासाउंड का फैसिलिटी, पर वहाँ पे कोई अदर डॉक्टर जो है सो अल्ट्रासाउंड करता है। अब कई हॉस्पिटल में तो मैं देखता हूँ कि मेल डॉक्टर जो है सो अल्ट्रासाउंड करता है, तो ये अच्छी नहीं है, ठीक है। आज लेडी जब एक वुमेन जब हर काम जब वो कर रही है, ठीक है, अंतरिक्ष तक में जा रही है, तो क्या वो अल्ट्रासाउंड वो खुद जो है सो एक महिला डॉक्टर नहीं कर सकती हैं? उसके लिए जेंट्स को नहीं बिठाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर हर तरह के डॉक्टर होते हैं। तो ये मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल में जो जेंट्स डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करता है, ये मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर जो हैं, जो स्मृति मैम है, खुद अपने चैम्बर में जो है सो अल्ट्रासाउंड करते हैं। और होता क्या है ना कि जब डॉक्टर खुद अल्ट्रासाउंड करता है, अब जो रिपोर्ट अगर वो अल्ट्रासाउंड करवाया गया है, ठीक है, दूसरा डॉक्टर ने किया है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है सो क्या कैसे है उसने लिख दिया। पर जब डॉक्टर खुद करते हैं, डॉक्टर जब एक पेशेंट को जो है सो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनको उनका हिस्ट्री जान रहे हैं, तो डॉक्टर देखता है कि भाई कहाँ पे डॉक्टर को ज़्यादा देखने की आवश्यकता है, किस पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो जब वो खुद अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस चीज़ पे वो फोकस करके अल्ट्रासाउंड को अच्छे से देखते हैं और रिपोर्ट जो है सो तैयार करते हैं। और दूसरा करता है तो उस तरह से जिस तरह से आपको चाहिए जो चीज़, वो आपको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि डॉक्टर के चैम्बर में ही जो है वो अल्ट्रासाउंड का मशीन भी है, डॉक्टर जो है सो डॉक्टर स्मृति खुद करती हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस हॉस्पिटल का। सबसे अच्छा लगा कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जो है सो अच्छा खासा क्लीन है, ठीक है। हॉस्पिटल का जो स्टाफ का बिहेवियर है, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ स्टाफ को, जैसे इमरजेंसी वार्ड में कुछ स्टाफ है और नर्सिंग स्टाफ जो फ्लोर पे हैं उसमें 2-4 नर्सिंग स्टाफ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बाकी दवा जो है, दवा का रेट वहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर में है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। और ये लगभग बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों में मैं देखा हूँ, सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है सो पड़ जाता है दवा का, वही आप बाहर लेते हैं तो आपको बहुत कम पड़ता है, ठीक है। तो बस यही था। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।